everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about custom as a source of law in jurisprudence या फिर law and legal method. So, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि source of law का मतलब क्या होता है, custom का meaning क्या होता है, definition क्या होता है, essential elements for a valid custom and also importance and kinds of a custom in detail. So, let's get started. फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज अ सोर्स ऑफ लॉ मीन्स सोर्स ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं सो द सोर्स ऑफ लॉ मीन्स द ओरिजन एंड द फाउंडेशन फ्रॉम द लॉ गेट्स इट्स अथॉरिटी फोर्स एंड वैलिडिटी सोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है उसका फाउंडेशन का है क्या है वो अपने मटेरियल को अपनी अथॉरिटी को फोर्स को वैलिडिटी को किस प्रकार से गेन करता है वही होता है सोर्स ऑफ लॉ सो सालमंड जो कि एक इंग्लिश जरिस्ट थे उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया है वैसे तो अलग अलग जो जूरिस्ट हैं वो सोर्स ऑफ लॉ अलग अलग मानते हैं जैसे कि ऑस्टिन मानते हैं कि सोवरन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन मीन्स सोवरन ही एक ऐसा सोर्स है जिससे लॉ डिराइव किया जाता है लॉ आता है उसी का कमांड लॉ होता है इसी तरह अलग अलग जूरिस्ट जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को सोर्स मानते हैं लॉ का जैसे कि सेविग्नी हैं और हेनरी हैं उन्होंने भी कस्टम को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना इसी प्रकार जो सालमंड हैं उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को टू कैटेगरी में बांटा है पहला है फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ these are the source from which law derives its force and validity. फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ वे सोर्स ऑफ लॉ हैं जहाँ से जो लॉ है अपनी फोर्स और वैलिडिटी को डिराइव करता है जबकि दूसरा जो कैटेगरी है वो है मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ इट रिफर्स टू द मटेरियल ऑफ लॉ मीन्स इन सिंपल वर्ड इट इज़ ऑल अबाउट द मैटर फ्रॉम वेयर द लॉ आर डिराइव्ड जो मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ हैं वो मटेरियल लॉ के मटेरियल को रिफ़र करते हैं मीन्स जो भी लॉ में मटेरियल्स हैं जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो कहाँ से आते हैं वो होते हैं मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ सो अकॉर्डिंग टू सालमन देयर आर टू कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ लॉ फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ जो कि लॉ को फोर्स और वैलिडिटी प्रोवाइड कराता है जबकि दूसरा कैटेगरी है मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ जो कि जो भी लॉ होते हैं उसके मैटर कहाँ से मिलते हैं उसके मटेरियल कहाँ से मिलते हैं उसके अंतर्गत आता है मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि सोर्स ऑफ लॉ की कितनी कैटेगरी हैं अकॉर्डिंग टू सालमन्स व्यू सो सालमन के अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ लॉ है वो दो कैटेगरी के हैं मटेरियल एंड फॉर्मल सोर्स वो सोर्स है जहाँ से लॉ अपनी फोर्स और वैलिडिटी को डिराइव करता है जबकि मटेरियल सोर्स वो सोर्स है जहाँ से लॉ जो है अपने मैटर को अपने मटेरियल्स को डिराइव करता है सो मटेरियल सोर्स की भी दो कैटेगरी हैं लीगल सोर्स एंड हिस्टोरिकल सोर्स लीगल सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यही सोर्स माने जाते हैं लॉ के कस्टम लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट जबकि हिस्टोरिकल सोर्स में आते हैं राइटिंग्स ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट फॉरेन जजमेंट एंड जूरिस्ट ओपिनियन ये थ्री अदर सोर्स हैं लॉ के जो कि हिस्टोरिकल सोर्स हैं जबकि मेनली कॉमनली जो सोर्स ऑफ लॉ माने जाते हैं वो यही तीन माने जाते हैं कस्टम लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम कस्टम का क्या मतलब होता है इसे समझते हैं सो कस्टम इज एन अनरिटन रूल or established course of conduct that has been uniformly and voluntarily observed by people over a long period which has acquired the force of law जो कस्टम होता है वे अनरिटन रूल्स रेगुलेशन एंड कोर्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया में यूनिफॉर्मली और वॉलंटरली इंडिविजुअल्स के द्वारा पीपल के द्वारा फॉलो किए जाते हैं लंबे समय से और ये रूल्स एंड रेगुलेशन ये अनरिटन जो रूल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ लॉ को भी एक्वायर करते हैं यदि वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं सो इन जुरिस्प्रूडेंस कस्टम इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस में जो कस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है एक वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है बिफोर द ग्रोथ ऑफ लेजिस्लेशन एंड कोर्ट कस्टम वर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी लेजिस्लेशन एंड कोर्ट के आने से पहले जो कस्टम था वो हर एक सोसाइटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे एंशियंट और अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ था अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ कस्टम सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट कस्टम क्या है रूल ऑफ कंडक्ट है विच द गवर्न ऑब्जर्व
spontaneously and not in pursuance of law set by a political superior. कस्टम वे रूल ऑफ कंडक्ट हैं जो कि गवर्न करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को, और ये स्पॉन्टेनियसली लंबे समय से जो है इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये किसी पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा सेट नहीं किए गए होते हैं लॉ के रूप में। अगला है अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, कस्टम इज जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट विच हैज़ बिकम अ रूल ऑफ लॉ। हॉलैंड डिफाइन करते हैं कि कस्टम जनरली ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि बाद में रूल ऑफ लॉ बन जाते हैं, मीन्स लॉ के रूप में आ जाते हैं यदि वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। So, in simple words, custom means those practices which have been followed by people continuously and are accepted as a law by the society and courts. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कस्टम क्या है, वे प्रैक्टिसेस हैं जो कि पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा कंटिन्यूसली लंबे समय से फॉलो किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए गए होते हैं, और वो सोसाइटी और कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है लॉ के रूप में, वो होता है कस्टम। अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। मीन्स एक कस्टम को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, इसे देखते हैं। So, for a custom to be recognized and enforced as a source of law, that is a legal custom, it must satisfy several critical requirements often called test of validity. मीन्स एक कस्टम को रिकोगनाइज्ड होने के लिए, इन्फोर्स्ड होने के लिए एक सोर्स ऑफ लॉ के रूप में कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा जो कि टेस्ट ऑफ वैलिडिटी के नाम से जाने जाते हैं, और ये रिक्वायरमेंट इस प्रकार हैं। सो पहला है एंटिक्विटी या फिर इमेमोरियल यूसेस। द कस्टम मस्ट हैव एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो कस्टम लंबे समय से एग्जिस्ट करता हो, लंबे समय से फॉलो किया जाता हो लोगों के द्वारा। इन इंग्लैंड द ईयर 1189, दैट इज द राइन ऑफ रिचर्ड फर्स्ट king of England, has been fixed for the determination of the validity of custom. इंग्लैंड में जो एक किंग थे, रायन ऑफ रिचर्ड फर्स्ट, मीन्स एक किंग थे रिचर्ड फर्स्ट, उनकी जो शासनकाल थी 1189, उस टाइम से जो कस्टम चला आ रहा था, उस टाइम से जो भी प्रैक्टिसेस थी, वो वो प्रैक्टिसेस एक वैलिड कस्टम कहलाएंगी इंग्लैंड में। यदि कोई प्रैक्टिस रिचर्ड फर्स्ट की राइन से, रिचर्ड फर्स्ट की शासनकाल से वो प्रैक्टिस चला आ रहा है, तो वो एक इस रिक्वायरमेंट को, जो एंटिक्विटी की रिक्वायरमेंट है वैलिड कस्टम के लिए, उसको फुलफिल करता है इंग्लैंड में। जबकि इन इंडिया देर इज़ नो सच टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग द एंटिक्विटी ऑफ द कस्टम। लेकिन इंडिया में कस्टम की वैलिडिटी के लिए, एंटिक्विटी के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है। द ओनली कंडीशन इज दैट दोज शुड हैव बीन प्रैक्टिसेस सिंस द टाइम इमेमोरियल। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो प्रैक्टिसेस कस्टम होंगे जो कि लंबे समय से फॉलो किए जाते होंगे, लंबे समय से प्रैक्टिस में हो, मीन्स इन मेमोरियल टाइम से प्रैक्टिस में हो। अगला है कंटिन्यूटी। The custom must have been exercised continuously and without interruption. If it is abundant for any period, it loses its force. मीन्स जो कस्टम है वो लंबे समय से फॉलो किया जाता हो उस सोसाइटी में, उस स्पेसिफिक एरिया में, बिना किसी इंटरप्शन के। यदि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वो प्रैक्टिस छोड़ दिया जाता हो उस स्पेसिफिक एरिया के लोगों के द्वारा, तो वो जो है वैलिड कस्टम नहीं होगा। कंटिन्यूसली वो प्रैक्टिस में होना चाहिए वो कस्टम। अगला है ऑब्लिगेटरी फोर्स। द कस्टम मस्ट बी फेल्ट बाय द कम्युनिटी टू बी बाइंडिंग एंड मैंडेटरी, नॉट merely an optional uses. People must follow it out of sense of legal obligation, not just convenience. जो कस्टम है वो कम्युनिटी के द्वारा ऐसा फील किया जाता हो, जिस कम्युनिटी में वो प्रैक्टिस फॉलो किया जाता हो, उस कम्युनिटी में वो कस्टम बाइंडिंग हो, मैंडेटरी हो, वो ऑप्शनल यूसेस ना हो, लोगों के द्वारा ऐसा फील किया जाता हो कि वो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है, ना कि एक कन्वीनियंस है। अगला है रिजनेबलनेस। द कस्टम मस्ट बी रिजनेबल एंड नॉट contrary to the fundamental principle of justice, equity, and good conscience. A practice that is unjust, oppressive, or harmful cannot be a valid custom. मीन्स जो कस्टम है वो रिजनेबल होना चाहिए, वो किसी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, उसके कॉन्ट्ररी, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी कस्टम, जो भी प्रैक्टिसेस अनजस्ट होते हैं, ऑपरेसिव नेचर के होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो वैलिड कस्टम नहीं हो सकते। अगला है सर्टेनिटी। द कस्टम मस्ट बी क्लियर, अनएम्बिग्यूअस एंड प्रिसाइज. Its terms, scope, and application must be none and definite. Vague or uncertain practices cannot be enforced as a law.
सो जो कस्टम होते हैं वो सर्टेन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। जो इसका स्कोप है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो डिफिनिट होना चाहिए, वो इंडिविजुअल के द्वारा जाना जाना होना चाहिए। मीन्स इंडिविजुअल उसे समझते हो, जानते हो, क्लियर हो इंडिविजुअल के लिए, वो अनएम्बिग्यूअस ना हो। जो भी कस्टम वैगी होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते एक लॉ के रूप में। अगला है कंफॉर्मिटी विद पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी। मीन्स जो कस्टम है वो मोरालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी उस सोसाइटी की जो पब्लिक पॉलिसी है, जो मोरालिटी है, उसके कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी कंट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। जो कस्टम है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या फिर जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है किसी भी सोसाइटी की, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगला है कंसिस्टेंसी। द कस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम and in modern times with statute law, that is written law, it cannot be contradict existing legislation or overriding legal principles। ये भी वही बात है कि जो कस्टम है वो अदर कस्टम हो या फिर मॉडर्न टाइम में जो इंस्टीट्यूट लॉ है उसके कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन हो, लीगल प्रिंसिपल्स हो, उसके कंसिस्टेंट होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम। मीन्स कस्टम कितने प्रकार के होते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री में, सोसाइटी में, इसे समझते हैं। सो कस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू मेन कैटेगरी। फर्स्ट इज कस्टम विदाउट सैंक्शन। मीन्स कस्टम बिना किसी पनिशमेंट के, उन जो वो प्रैक्टिसेस हैं, जो वो कस्टम हैं, यदि कोई इंडिविजुअल उसको फॉलो नहीं करता है तो उसे कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दिया जाता। मीन्स वैसे कस्टम जिसके लिए कोई पनिशमेंट ना हो, जिसके ना फॉलो करने पे कोई पनिशमेंट ना हो, तो वो होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। जबकि कस्टम विद सैंक्शन क्या है? कस्टम विद सैंक्शन वे कस्टम है, वे प्रैक्टिसेस हैं कि यदि कोई पर्सन उस कस्टम को फॉलो नहीं करता है तो उसे एक स्पेसिफिक पनिशमेंट दिया जाता है, वो होता है कस्टम विद सैंक्शन। तो पहला है कस्टम विदाउट सैंक्शन। दीज काइंड्स ऑफ कस्टम आर नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर एंड आर फॉलोड बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। कस्टम विदाउट सैंक्शन वे कस्टम हैं जो कि ऑब्लिगेटरी नेचर के नहीं होते हैं और लोगों के द्वारा सिर्फ इसलिए फॉलो किए जाते हैं क्योंकि जो लार्ज पीपल है, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, उनकी पब्लिक ओपिनियन है, उनकी एक इच्छा है कि इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए, जिस कारण से लोग उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, जबकि वो ऑब्लिगेटरी नेचर का नहीं होता है। अगला है कस्टम विथ सैंक्शन। दीज कस्टम आर बाइंडिंग इन नेचर एंड आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। दीज कस्टम मे फॉर द डिवाइड इंटू टू कैटेगरी। जो कस्टम विद सैंक्शन है ये बाइंडिंग नेचर के होते हैं और ये किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के द्वारा इन्फोर्स किए गए होते हैं। और यदि कोई पर्सन इन कस्टम को फॉलो नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उस इंडिविजुअल को, उस पर्सन को पनिशमेंट मिलती है स्टेट के द्वारा। जो कस्टम विद सैंक्शन है ये टू कैटेगरी के हैं, इसे हम लोग आगे देखेंगे। पहला है लीगल कस्टम। So legal custom are those customs that are legally recognized and enforced by the courts and therefore constitute as a source of law. Legal custom are further divided into two categories. So जो legal custom है ये legally recognized custom है और ये कोर्ट के द्वारा enforce किए जाते हैं और ये custom ही source of law को constitute करते हैं। Legal custom further two category में divide किए गए हैं। पहला है general custom that is applicable throughout the entire country or a large region। जो general custom है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री में फॉलो किया जाता है या फिर किसी एक लार्ज रीजन में, लार्ज क्षेत्र में, लार्ज एरिया में फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका द कस्टम ऑफ मैरिज सेरेमनीज इन हिंदू सोसाइटी। जो हिंदू सोसाइटी का जो कस्टम है मैरिज का, वो एक जनरल कस्टम है। अगला है लोकल कस्टम दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन पार्टिकुलर लोकेलिटी और एरिया। लोकल कस्टम वे प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी, किसी पार्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल अ विलेज प्रैक्टिस फॉलोड बाई ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। किसी एक स्पेसिफिक विलेज का, गांव का यदि कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस है, कोई स्पेसिफिक कस्टम है, तो वो उस गांव में रहने वाले लोग ही फॉलो करेंगे, ना कि पूरी कंट्री के लोग। सो जो लीगल कस्टम है वो टू टाइप के हैं, जनरल और लोकल। लोकल कस्टम भी यदि अदर सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है जो एक वैलिड कस्टम के लिए हैं, यदि वो फॉलो करता है तो वो कोर्ट के द्वारा, स्टेट के द्वारा इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। जैसे कि जनरल कस्टम यदि सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो उसे कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स कराए जा सकते हैं।
अगला है कन्वेंशनल कस्टम या फिर यूसेज। कन्वेंशनल कस्टम इज ऑल्सो नोन एज यूसेज। जो कन्वेंशनल कस्टम बेस्ड होता है एग्रीमेंट पे पार्टीज के बीच। पार्टीज या फिर इंडिविजुअल जो हैं वो किसी स्पेसिफिक रूल ऑफ कंडक्ट को, किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, एंड इट बिकम्स बाइंडिंग बिकॉज पीपल हैव एक्सेप्टेड इट एज अ रूल ऑफ कंडक्ट इन देयर डीलिंग। ये इसीलिए बाइंडिंग होता है क्योंकि जो पीपल हैं वो इसे एक्सेप्ट किए होते हैं एक रूल ऑफ कंडक्ट के रूप में। It does not have legal force unless it is proved to be reasonable and accepted by both side। कि तब तक लीगली इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे जब तक ये प्रूव ना कर दिए जाए कि ये रीजनेबल रूल ऑफ कंडक्ट हैं और ये पार्टीज़ के द्वारा, जो दोनों साइड्स के पार्टीज़ हैं वो उनके द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रेंट विल बी गवर्न बाई कन्वेंशन प्रिवेलिंग इन दिस रिगार्ड। एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच यदि एग्रीमेंट हुआ है पेमेंट ऑफ रेंट को लेकर के, तो वो एक कन्वेंशनल कस्टम है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो पहला इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इट वाज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ बिफोर लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजन। जो कस्टम है वो अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, मोस्ट एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ है लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन के आने से पहले। दूसरा है रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यू। कस्टम रिप्रेजेंट द हैबिट्स, कल्चर एंड मोरल बिलीव्स ऑफ सोसाइटी। जो कस्टम होते हैं वो सोसाइटी के हैबिट्स जो होते हैं, कल्चर, मोरल बिलीव्स होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अगला है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लॉ। मेनी स्टैट्यूटरी लॉ आर बेस्ड ऑन ओल्ड कस्टम। मॉडर्न टाइम के कई सारे जो रिटन लॉ हैं वो ओल्ड कस्टम पे ही बेस्ड हैं। जस्ट लाइक हिंदू लॉ जो है वो हिंदू मैरिज कस्टम पे ही बेस्ड है। हिंदू सोसाइटी के जो भी कस्टम है, प्रैक्टिसेस हैं, उसी पे हिंदू लॉ बेस्ड है। अगला इंपॉर्टेंस है गाइड कोड्स। व्हेन रिटन लॉ इज साइलेंट, कोर्ट रिलाई ऑन वैलिड कस्टम टू डिलीवर जस्टिस। जब किसी स्पेसिफिक इशू में, किसी स्पेसिफिक केस में जो रिटन लॉ होते हैं वो साइलेंट होते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं होता है, तो कोर्ट जो है वैलिड कस्टम के थ्रू, वैलिड कस्टम को पे रिलाई हो करके जस्टिस को डिलीवर करते हैं। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, नोट्स अच्छे लगे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो वहाँ पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। और यदि इस वीडियो के आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल एकेडमी। फटाक से जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी मेरे वीडियोस आते हैं, उसके लिंक मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ और साथ में पीडीएफ नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ। आप जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।